सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बढ़िया। थैंक यू सर। जयंत जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जी सर, मैं ट्रेनिंग से लॉयर हूँ। नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया है 2020 में। उसके बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिखा है और 2024 का यूपी पीसीएस का इंटरव्यू में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आपने एलएलबी किया है, 5 साल वाला लॉ किया है आपने। जी सर। 12th में क्या सब्जेक्ट रहे हैं आपके? पीसीएम विद कंप्यूटर। विद कंप्यूटर रहा है। अच्छा, ये साहबानों का मामला क्या है? सर ये हमें जल्दी नहीं है, पूरा डिटेल बताइएगा। जी सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस गवर्न होता है, शरीयत एक्ट है 1937 का, और वो बोलता है कि शरीयत जो उनका कस्टमरी कानून है उसके हिसाब से गवर्न होगा। वो 2 पेज का बस एक्ट है। और इससे दिक्कत ये हो रही थी कि जो सीआरपीसी है जो जनरली सब पे अप्लाई होता है, उसका सेक्शन 125 में मेंटेनेंस वैसे तो सबको मिलता था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए वो अप्लाई नहीं हो रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में 1980s में शाह बानो एक लेडी थी और उनका वो केस आया, सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका एप्लीकेशन पे बोला था कि वो अप्लाई होगा, और केस तो इतना ही था। फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट आया था, उस टाइम की भारत सरकार लाई थी, जो इसको नलीफाई कर दिया था उन्होंने। अच्छा, आपने जो है साइंस भी पढ़ा है थोड़ा बहुत? जी सर, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और पहली बार भारत में किस मामले में किया, किस केस में किया गया था? सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर हम इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो डीएनए सबका यूनिक होता है, डाईराइबो न्यूक्लिक एसिड, वो हर इंसान का यूनिक होता है। तो मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया और वो भाग गया, तो उस क्राइम सीन पे उसका यूनिक आइडेंटिटी छूट जाती है, जिसको फिर फॉरेंसिक टीम जाके उसको ले सकती हैं और फिर मैच कर सकती हैं जैसे जो सस्पेक्ट्स हैं। तो उससे इन्वेस्टिगेशन में और प्रोसिक्यूशन में हेल्प होती है। और दूसरा पार्ट सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैं गेस कर सकता हूँ। यस सर, क्या काथी कालू ओगाद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे? नहीं। अच्छा जी। ये केशवानंद मामले में मूल ढांचे की संकल्पना दी गई है। क्या मूल ढांचे को परिभाषित किया गया है? सर, मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो एज सच डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जो केस था केशवानंद भारती, उसमें जजेस ने बोला था कि ये एक ऐसा अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, कुछ कोर आइडेंटिटी है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो अगर निकाल ली जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल नहीं बचेगा। तो उस तरह से उन्होंने डिफाइन किया और धीरे धीरे फिर केसेस के थ्रू उन्होंने लिस्ट किए हैं कि कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, ऐसे कई चीज़ें। अच्छा, जैन जी, आपने 12th किया, फिर BA LLB किया आपने जो है? जी सर। ठीक है, तो आपको जुडिशरी में आप क्यों नहीं गए? क्यों फिर आप दूसरी प्रशासनिक सेवाएं में आ रहे हैं? सर, जुडिशरी काफ़ी अपने में वाइटल इंस्टीट्यूशन तो है डेमोक्रेसी का, और रेस्पेक्टेड जॉब भी है, लेकिन मुझे पर्सनली थ्रू आउट कॉलेज मुझे अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ग्राउंड पे कुछ काम करने का मौका मिला। तो उससे मुझे इंटरेस्ट ऐसा जागृत हुआ कि डायरेक्ट सीधे जुड़ के लोगों के साथ कुछ काम किया जा सकता है। मैंने मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत काम किया, तो ये चीज़ लगी। और दूसरी चीज़ ये लगी कि किसी भी विभाग में हो, लीगल ट्रेनिंग तो हेल्पफुल रहती ही है। अगर मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर भी हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और थोड़ा जुडिशियल रोल भी रहता है। अच्छा, ये मेंटल हेल्थ की बात आपने क्यों बताया? अभी मेंटल हेल्थ में क्या किया आपने? सर,
मैं कन्वीनर था यूनिवर्सिटी के मेंस हॉस्टल कमेटी का। तो उसमें मैंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि जैसे बच्चों को एकेडमिक स्ट्रेस रहता है और यूनिवर्सिटीज़ में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सर्विसेज तो होती हैं, लेकिन वो कहीं गैप रहता है, बच्चे अप्रोच खुद से नहीं करते हैं किसी कारण से। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए मैंने निमहंस इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, वहाँ उनसे कोऑर्डिनेट किया कि मेंटल हेल्थ सेंटर है, उन्होंने गेट कीपर प्रोटोकॉल होती है वो उसका ट्रेनिंग वीकेंड्स पे दिया था। अगर आप अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा बताइए सर। गेट कीपर प्रोटोकॉल होता है कि आपके अपने पीयर्स हैं स्टूडेंट कम्युनिटी में, कुछ एक्टिव बच्चे हैं, तो उनको बेसिक ट्रेन करना, QPR बोलते हैं, क्वेश्चन, परसुएड एंड रेफर, कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह एक्ट करें। कि मान लीजिए मेंटल डिस्ट्रेस के साइंस कहीं आपस में देखते हैं तो वो एटलीस्ट वो फॉर्मल प्रोफेशनल काउंसलर्स को वो रेफ़र कर सकें और उनको सपोर्ट दे सकें इनिशियल फेज में। ठीक है। कार्नवालिस का नाम सुना है आपने? जी सर। जुडिशियल सेक्टर में उसने क्या किया है? सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ठीक है। 307 और 302 में कुछ परिवर्तन किया गया है, धारा 307 302 में? सर 302 तो जो IPC में मर्डर का पनिशमेंट के लिए थी, और 307 अटेम्प्ट के लिए। क्या कोई इसमें परिवर्तन किया गया है? सर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी सर। सर बढ़िया, अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप। जो है ये बताएं, जिला प्रशासन कार्य कैसे करता है? सर जिला प्रशासन में अगर स्ट्रक्चरली देखें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं वो हेड होते हैं। वो सारे विभाग जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो ओवरसाइट उनकी रहती है। और फिर CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो जितना लोक कल्याण के योजनाएं हैं उनका एग्जीक्यूशन में उनका मेन रोल रहता है। और उनके अंडर में फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर में डिप्टी कलेक्टर होते हैं जो सब डिवीज़न लेवल पे होते हैं। और CDO के अंडर में मतलब DDO विकास प्रशासन। जी। जिला प्रशासन की हायरार्की बताएं, दोनों को बता दीजिए जी। विकास प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। जी जी ठीक ना सर। तीनों को जो है मैनेज DM करते हैं जी, है ना, चीफ होते हैं उनके। ये 3 प्रशासन है, तीनों की हायरार्की बताएं सर। तो जिला प्रशासन में ऊपर DM, उसके बाद SDM, उसके बाद ADM, सॉरी सर, ADM, और फिर SDM अपने तहसीलों लेवल पे, और वो न्यायिक भी हो सकते हैं या ऐसे। और उनके अंडर में फिर तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के नीचे फिर नायब तहसीलदार, लेखपाल, ऐसे करके होते हैं। फिर भाई पूरा बताइए ना। नायब तहसीलदार के नीचे कानूनगो जी, हाँ। कानूनगो होते हैं, फिर लेखपाल होते हैं। इसमें इतना ही मुझे आइडिया है। यही है जी जी, इस तरह का विकास प्रशासन। जी जी, विकास प्रशासन में CDO साहब होते हैं। फिर DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। फिर BDO ब्लॉक लेवल पे होते हैं, और ब्लॉक लेवल तक ही मुझे याद है। उसके बाद काफ़ी ओवरलैप्स भी क्योंकि होते हैं काम में। और पुलिस प्रशासन में SP या फिर बड़े ज़िलों में SSP बोलते हैं, उनके अंदर में ASP होते हैं। फिर डेप्यूटी SP होते हैं, उनको मतलब CO का, सर्किल ऑफिसर का भी रोल उनका रहता है। ऐसे होता है सर। मनरेगा के बारे में बताएंगे कुछ? जी सर। क्या है मनरेगा? सर महात्मा गांधी नेशनल, कुछ नाम परिवर्तित हुआ है कुछ करके? हाँ, इसके बारे में। इसका नाम हो गया है विकसित भारत ग्रामीण एंड रोजगार आजीविका मिशन, VBG ग्राम जी हो गया है। तो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं कि जैसे पहले 100 डेज़ का गारंटी थी एम्प्लॉयमेंट की, तो वो अब बढ़ा के 125 डेज़
कर दिया है। और इसके साथ जैसे इस बार 60 डेज़ का एग्रीकल्चर में जैसे कटाई का सीज़न होता है, तो वो उतना गैप वो दिया गया है कि वो लोग अपना वर्कर्स लेबर उसमें लगे। और फिर इसमें स्टेट का फंडिंग का थोड़ा रोल बढ़ा दिया गया है। तो वो अच्छा ये बताएं जी। कि भारत में एआई का जो रोल है, अगर उसका प्रयोग हम प्रशासन में करें तो किस प्रकार से करेंगे? सर 1 सेकेंड में ले सकता हूँ। बिल्कुल। सर एक तो राजस्व के मामले में, जैसे अगर जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, बाउंड्री डिमार्केशन या कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो अगर उसको हम जो एग्री स्टैक एक चीज़ है, एग्री स्टैक जो यूनिक फार्मर आइडेंटिटी है उससे लिंक कर दें, तो उन केसेस में जैसे डीबीटी के थ्रू या लैंड पार्सल जो हैं उनके थ्रू आपको कोई बेनिफिट मिलता है सरकार की योजना का, तो अभी वो मैनुअली देखा जाता है कि डुप्लीकेसी है कि नहीं। वो एआई के माध्यम से रेड फ्लैग करना आसान हो जाएगा, एक चीज़। और दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट में एआई का रोल काफ़ी रहेगा। भारत में कोई पहला एआई विश्वविद्यालय जी सर। कहाँ पर है? सर उन्नाव पे बनाने की बात हो रही है, उन्नाव। डोमेस्टिक वायलेंस से क्या समझते हैं? सर डोमेस्टिक वायलेंस एक सीरियस सोशल इशू है कि मैट्रिमोनियल होम, घर में जो वायलेंस होता है मेनली इन लॉज या हस्बैंड वर्सेस वाइफ के अगेंस्ट, तो वो उसके लिए अलग कानून आया है। उसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो मतलब विमेन के लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो ये है। ठीक ठीक सर। अच्छा, आपने लॉ किया है, तो लॉ का कौन सा पोर्शन आपका मौजूद है, जैसे सिविल या क्रिमिनल, कौन सा आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है? सर वैसे तो मुझे इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन सब में ज़्यादा है। अच्छा, तो ये बताइए, प्रत्यायोजित विधान कहते किसे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यस। जी सर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो रूल मेकिंग एक टाइप है जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के बाहर बनाया जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना सकती हैं कि मान लीजिए कोई लॉ है तो उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए रूल बनते हैं। और इसका जो सोर्स है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में आता है कि लॉज इन फोर्स में वो रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज ये सब आते हैं। अच्छा, चलिए आप ये बताइए, प्रियम्बल आपको याद है कॉन्स्टिट्यूशन? जी। तो आप हाथ बताइए। सर एक सेकंड, हाँ, कोई बात नहीं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, do hereby constitute India into, सॉरी सर मुझे पूरा कंटेंट याद है लेकिन कोई बात ऑर्डर नहीं, में कोई नहीं बात आ रहा। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं, कितने हैं मूल कर्तव्य? मौलिक 11 कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो भी आप जी, हाँ, 11। 11। तो क्या मूल कर्तव्यों को हम मूल अधिकार की तरह लागू करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो किस तरीके से? सर मूल कर्तव्य को लागू अगर करवाना है मूल अधिकार के रूप में, यस। हाँ मूल अधिकार के रूप में, हाँ, तो क्या है सब? जी जी, तो उसका मेरे हिसाब से मतलब हुआ कि कोर्ट्स में एनफोर्स कराना या लीगल रिकोर्स। यस यस। सर तो वो स्पेसिफिक लॉज के थ्रू किया जा सकता है, जैसे कुछ लॉज हैं भी कि नेशनल ऑनर
एक्ट है 1971 का, तो तो इस टाइप से स्पेसिफिक अलग अलग लॉज लाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। हाँ, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जैसे कि नवीन जिंदल का जी केस। जी फ्लैग तो हो। हाँ, तो इस तरीके से उसको आप करवा सकते जी सर। हैं। तो क्या सीपीसी और ये सब के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रहा? सर इंटरेस्ट रहा लेकिन थोड़ा सा गैप हो गया है। अच्छा, तो सीपीसी का ऑर्डर 9 क्या है? सर प्लेन रिटन स्टेटमेंट और फिर ऑर्डर 9 में मुझे एग्जैक्टली रिकॉल अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, एसआरए का सेक्शन 34 क्या है? सर सेक्शन 34 रेस्टिट्यूशन हाँ। के लिए होता है। क्या, किसका? सर रेस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी का, जैसे बेनिफिट किसी ने रिसीव कर दिया है। अच्छा अच्छा, जैसे अभी आपने कहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये बताइए कि एक ही व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बनता है, डीएम भी बनता है, जिलाधिकारी भी उसे बोलते हैं, तो ये उसकी भूमिका किस स्थिति में उसको किस पद नाम से जाना जाता है? किस भूमिका के आधार पर उसके पद नाम को चेंज किया गया है? सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेनली रोल कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का होता है, वसूली का होता है, तो ये रेवेन्यू कोड से गवर्न होता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मैजिस्ट्रियल पावर्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो होती हैं अब बीएनएसएस में, क्योंकि और सर जिलाधिकारी एक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन शायद जनरल टर्म है। प्रशासनिक जो उसका जी। कार्य है उसके तहत, ठीक है। अच्छा, इधर ट्रम्प साहब ने एक काफ़ी विवाद किया एक प्राइस को लेकर, वो प्राइस कौन सा था? सॉरी सर। ट्रम्प जो जी, जी। अमेरिका राष्ट्रपति, उन्होंने एक प्राइस को लेकर काफ़ी विवाद किया कि ये मुझे मिलना चाहिए या जी। इस प्रकार की बातें हुई, तो वो प्राइस कौन सा था? सर वो नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, तो वो वास्तव में मिला किसे? सर वो कोलंबिया की एक ऑपोजिशन की उस time कोलंबिया? सॉरी सर वेनेजुएला। वेनेजुएला। वेनेजुएला मचाडो थी। अच्छा, मीडिया ट्रायल क्या होता है? सर मीडिया ट्रायल मतलब कि कोई अगर केस सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, उसके पैरेलली मीडिया में, पब्लिक में उस पे अपना डिसीजन दे देना या फिर उसको ऐसे इन्फ्लुएंस करने का चांस रहना कि कोर्ट की प्रोसीडिंग हैम्पर हो, कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस था, तो ये एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि कितने कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा और कहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनली एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए रिपोर्टिंग में। अच्छा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की बात हो रही है, जी तो उसके संदर्भ में आप उसके पक्ष में है या फिर विपक्ष में? सर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इसका देखा जाए तो मेंशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आर्टिकल 312 में, और कॉन्सेप्ट में तो ये मैं कहूँगा कि अच्छा ही है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जैसे अभी स्टेट वाइज कही थी। किस प्रकरण में था? तो सर ये सुभाष महाजन केस था 2018 का, उसमें था शायद। और मतलब एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अगर हो तो उससे कोई ऐसे केस हैं कि मान लीजिए कि लैंड डिस्प्यूट है, वहाँ पे एक पार्टी ने SC/ST एक्ट में कर दिया, तो जहाँ क्लियरली प्राइमा फेसी दिख रहा है कि उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे अगर एक रेस्पॉन्सिबल मान लीजिए कि SP या डिप्टी SP लेवल पे कुछ उसको एक फिल्टरिंग टाइप का टेस्ट हो तो उससे कुछ हेल्प मिल सकती है। अच्छा, पुलिस थानों में सुधार के लिए कौन सा सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्वपूर्ण केस है, बताइए? सर एक तो है परमवीर सिंह सैनी केस, जहाँ पे CCTV का प्रावधान अभी 2018-2020 में किया गया था। नहीं, CRPC में और बाद में BNSS में जो भी थोड़े बहुत सुधार हुए वो उसी केस के आधार पर हुए, उस केस का नाम बताइए। सर निर्भया केस, DK बसु DK बासु गाइडलाइंस। ठीक।